हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से एक बार। ठीक है, तो कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे। ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने लास्ट क्लास में सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में कुछ चीजें पढ़ी कि कब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं और कब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। उसी तरीके से नेक्स्ट जो बातें आपको दी हुई है वो है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में आपको ये चीजें बतानी है कि ट्राइंगल्स कब कब सिमिलर हो सकते हैं और कब कब नहीं। यानी हमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में कुछ चीजें पढ़नी है और देखते हैं कैसे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स हो सकते हैं। ठीक है, फिर से उसी तरीके से मस्त मजे से पढ़ते हैं, जरा समझते हैं बातें। अब यहाँ देखिए, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, व्हाट कैन यू से अबाउट द सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। आप ये क्या आप क्या कह सकते हैं कि कभी भी दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनकी सिमिलैरिटी के बारे में आप क्या बातें बता सकते हैं। पहला लिखा हुआ है, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यानी हम कह सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स आपस में जब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब उनके बीच में क्या होंगे, एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। सपोज एग्जांपल के तौर पे ये दो ट्राइंगल्स है, ए बी सी पी एल जी। यानी ये दो ट्राइंगल्स है, एक ट्राइंगल एबीसी ले लिया, एक ट्राइंगल पी एल जी। अगर इनके एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है कि अगर यहां एंगल एक ही बात है, चलो ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, यहां एंगल एक ही बात है। चलो, अगर यहां पे एंगल एक ही बात है तो यहां का एंगल क्या हो, पी। यानी कह सकते हैं एंगल ए किसके बराबर हो, एंगल पी के। एंगल ए किसके बराबर हो, एंगल पी के। यानी दो ट्राइंगल सिमिलर होने के लिए उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यहां देखो, बी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या बन रहा है, एल। तो ये भी कहा जा सकता है एंगल बी किसके बराबर हो, एंगल एल के। यहां सी का कॉरस्पॉन्डिंग हम मान सकते हैं क्या बने, जी। तो ये भी कहा जा सकता है कि एंगल सी किसके बराबर हो, एंगल जी के। तो यानी अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, किन्हीं भी दो ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यहां सबसे जरूरी बात समझने की यह है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते कैसे हैं, क्या होते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ए का कोरस्पॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, पी। नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। हो सकता है ए का कोरस्पॉन्डिंग कोई और एंगल हो। ठीक है, जैसे कि ए का कोरस्पॉन्डिंग एल भी हो सकता है। अगर इस ट्राइंगल को ऐसे घुमा दिया जाए तो देखा जाएगा यहां ऊपर ए है तो यहां ऊपर क्या हो जाएगा, एल। तो यानी ये भी कहा जा सकता है कि ए का कोरस्पॉन्डिंग क्या हो सकता है, एल भी हो सकता है। अगर इसी ट्राइंगल को ऐसे ना घुमा के मैं ऐसे घुमा दूं, इसे उठाऊं और ऐसे घुमा दूं, तो ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसे घूमने के बाद जी ऊपर हो जाएगा। तो ये भी कहा जा सकता है ए का कोरस्पॉन्डिंग क्या है, जी। यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल फिक्स नहीं होते, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कोई से भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन लाइन क्या लिखी है कि उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। अब वो ये नहीं कर रहा, यहां पे ये कंपलसरी नहीं कर रहा है कि वो कौन से, वो कह रहा है कि कोरस्पॉन्डिंग इक्वल होने चाहिए, कोई से भी हो। चाहे ए बन जाए कोरस्पॉन्डिंग पी का, चाहे ए एल का बन जाए, कोई किसी का भी कोरस्पॉन्डिंग बने, बस वो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, आपको बस पढ़ने की जरूरत है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, बस उन्हें ध्यान से पढ़िए। ये नहीं है चैप्टर शुरू हुआ एक्सरसाइज की और बस हो गया, नहीं। ठीक है, चैप्टर की डिटेल्स जानिए, डिटेल्स में सब कुछ है। एनसीईआरटी ने आपको बहुत सही चीजें लिख के दी हुई हैं, जरा उन्हें एक बार पढ़ने की कोशिश तो करो। देखो, सेकंड एनसीईआरटी ने क्या लाइन लिखी हुई है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो और प्रोपोर्शन। उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो या तो सेम हो, या तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या हो, सेम, या फिर वो सेम प्रोपोर्शन में हो। क्या कहना चाहता है, समझते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में समझा कि अगर ये कोई स्क्वायर है
और दूसरा एक बड़ा स्क्वायर है। अगर एक स्क्वायर है और दूसरा स्क्वायर उससे थोड़ा बड़ा है, ठीक है, और उसमें ऐसे मान सकते हैं इसकी एक साइड 1 सेंटीमीटर की है, स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल रही होंगी, ये भी 1 की, ये भी 1 सेंटीमीटर की, और ये वाली भी 1 सेंटीमीटर की। यहां चारों साइड इक्वल नहीं होंगी, ये 2 सेंटीमीटर की है, मतलब चारों इक्वल होंगी, लेकिन आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो। ये 2 सेंटीमीटर की है और ये भी 2 सेंटीमीटर की है, ठीक है, यहाँ पे ये भी 2 सेंटीमीटर की है। यानी यहां पे आपने चारों साइड को क्या मान लिया कि जो चारों साइड है वो आपकी 2 सेंटीमीटर की है। अब यहाँ साइड्स का देखो, उसने क्लियर ये बातें कही हैं, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम। यानी आप दो ट्राइंगल्स को सिमिलर तब कह सकते हैं जब उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो, सेम। कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होने से क्या मतलब है कि अगर इसकी एक साइड 1 सेंटीमीटर की है और यहां देखो इसकी एक साइड कितने की है, 2, मैं नाम दूं, अगर इसे ए बी कह दूं, इसे पीजी कह दूं, नाम दे लिए मैंने अपने, ठीक है, एक ए बी और एक पीजी। तो मैं ये कह सकता हूं जो ए बी का रेशो पीजी के साथ है, ए बी का रेशो पीजी के साथ क्या आ रहा है, ए बी 1 सेंटीमीटर की है और पीजी 2 सेंटीमीटर की है। तो मैं कह सकता हूं कि भैया ए बी और पीजी का रेशो कितना आ रहा है, 1/2। ए बी और पीजी का रेशो कितना आ रहा है, 1/2। उसी के साथ मैं उसकी और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ले लूं। अब देखो, मैंने फिर वही बात, फिक्स नहीं है कि ए बी की कोरस्पॉन्डिंग पीजी ही रहे, लेकिन मैंने मान लिया कोई ना कोई तो हमें लेनी पड़ेगी। लेने के लिए मैंने मान लिया कि ए बी की कोरस्पॉन्डिंग क्या रही होगी, पीजी। अगर ए बी की कोरस्पॉन्डिंग पीजी है तो मैंने उनका रेशो देखा, तो ए बी का और पीजी का रेशो कितना आया, 1/2। उसी तरीके से मान लो ए बी, यह नाम दे लो सी, इसे नाम दे लो डी। पीजी क्या मान सकते हो, पीजी कुछ भी मान सकते हो, पीजी एल आर, कुछ भी नाम दे लो। अगर आपने अपने नाम दिए, ठीक है, आपने कोई भी नाम दिया, अब आप बीसी का रेशो किसके साथ देखो, जीएल के साथ। तो अगर आप बीसी का रेशो जीएल के साथ देखते हो तो वही सेम कहानी आती है कि रेशो क्या आ रहे हैं, 1/2। क्या आ रहे हैं रेशो, 1/2। उसी के साथ कोई और रेशो उठा लो। अगर आप कोई और रेशो उठाते हो, मान लो आपने सीडी साइड का रेशो किसके साथ लिया, उसकी आरएल साइड के साथ, तब भी रेशो क्या आ रहा है, 1/2। और कोई रेशो ले लिया, एडी साइड का रेशो आपने किसके साथ ले लिया, एडी साइड का रेशो आपने ले लिया पीआर के साथ, तब भी देखा तो रेशो कितना आ रहा है, 1/2। क्यों, क्योंकि एडी साइड 1 सेंटीमीटर की है और पीआर साइड 2 सेंटीमीटर की। यानी अगर कोई दो फिगर है, उनके रेशो, क्या बात कर रहा है, रेशो सेम हो जाते हैं, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में सिमिलर है। और यही बात हमने आपको बताई थी कि एक छोटा स्क्वायर और एक बड़ा स्क्वायर भी आपस में सिमिलर हो सकते हैं। लास्ट क्लास में आपको क्लियर बताया कि एक छोटा स्क्वायर और एक बड़ा स्क्वायर भी आपस में क्या हो सकते हैं, सिमिलर। जरूरत क्या है ये नहीं बताई, जरूरत अब समझ लो, जरूरत है कि उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सबका क्या हो, सेम। और ये कंपलसरी है कि अगर वो स्क्वायर है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो हमेशा क्या होगा, सेम, चाहे एक छोटा हो चाहे एक बड़ा। अब वो बड़ा कितना भी बड़ा हो, ठीक है, छोटा कितना भी छोटा हो, इस बात से कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, शेप सेम होनी चाहिए, साइज का कोई मैटर नहीं है। तो भी हम इन्हें सिमिलर कह सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है जी भाई, अब ये सिमिलर हो गए। उसी तरीके से ये सिमिलर हुए कैसे, नोट दैट इफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, अगर उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स किन्हीं दो ट्राइंगल्स के क्या हो जाए, इक्वल, देन दे आर नोन एज इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स। इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स, अगर दो ट्राइंगल्स है, ठीक है, सपोज मान लीजिए आपके पास दो ट्राइंगल्स है, उन दो ट्राइंगल्स में, ठीक है, उन दो ट्राइंगल्स में रेशियो क्या हो जाए, सेम हो जाए, दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स, सॉरी माफ कीजिएगा, दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तब हम उन्हें क्या कहते हैं, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स। अब ये एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आपसे ये कहा जा सकता है अगर दो ट्राइंगल्स हैं और उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो बताओ उन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कहा जा सकता है। तो यहां से सवाल उठता है कि उनको कहा जा सकता है इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स।
अब देखो, यहीं से कंपटीशन में सवाल बन जाते हैं और फिर ये होती है कि भैया हमने तो पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा क्यों नहीं है? ध्यान किसने दिया? क्या भाई जो भी पढ़ाते हैं इन दोनों पॉइंटों को बताया? बीपीटी मोस्ट इंपोर्टेंट है तो कहां से शुरू करो? बीपीटी से नहीं। आपको एक एक बात को डिटेल में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंटली करके पढ़ना है उसे, आपको मार्क करते चलना है मेरे साथ साथ, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब देखिएगा, अब इसी बात पर आगे चलते हैं। एक फेमस ग्रीक के क्या रहे, मैथमेटिशियन रहे थेल्स, जिन्होंने ये इंपॉर्टेंट रिलेटिंग बताया कि टू इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विएंगुलर इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स के बारे में बताया। द रेशियो ऑफ एनी टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स इज ऑलवेज द सेम। कि कोई भी इक्विएंगुलर ट्राइंगल से अगर दो कैसे ट्राइंगल से इक्विएंगुलर, इसके पहले जो मैंने एग्जांपल्स लिया था, दो ट्राइंगल जिनके एंगल्स इक्वल थे, उन दोनों को आपस में कहा जा सकता है कि वो दोनों क्या थे? इक्विएंगुलर थे। इक्विएंगुलर होने के बाद कहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर वो इक्विएंगुलर है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम ना हो। यानी ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है कि वो इक्विएंगुलर हो और उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम ना हो। यानी 100% क्या रहेगा? इक्विएंगुलर में कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या रहेगा? सेम रहेगा। यहां से एक और इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जा सकती है, ये भी कहा जा सकता है कि क्या इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स के रेशियो सेम होते हैं? अब आपको पता नहीं होगा तो बताया कैसे जाएगा? असर्शन रीजन में भी पूछा जा सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे मार्क करके चलना है, ठीक है? नंबर छूटने नहीं देना है एक भी। हमारे साथ हो, हमारे साथ जुड़े हुए हो तो एक भी नंबर कहीं नहीं जाने देंगे। 100% मार्क्स यहीं से लाएंगे, टेंशन नहीं लेने का है बस। कहा इट इज बिलीव्ड दैट ही हैज यूज्ड अ रिजल्ट कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जिस बीपीटी को आप पढ़ते हो, ये आपको कहा, यही रिजल्ट से आपको पता चला, इसी रिजल्ट से, इक्विएंगुलर वाले से, कि आप क्या एक थ्योरम भी कर सकते हैं जिसका नाम है बीपीटी। तो बीपीटी थ्योरम भी पढ़ी जा सकती है। टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये समझने के लिए कि बीपीटी आखिर है क्या, हम बीपीटी पे तो चले जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें यही नहीं पता लगता कि बीपीटी है क्या, वो हमसे क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे, वो हमसे क्या मांग रहे हैं, क्या नहीं मांग रहे, क्या समझाना चाहते हैं, हमें कुछ पता नहीं चलता। बस एक रट्टा मारने में लग जाते हैं कि मार लो भैया, मास्टर ने सिखा दिया हमारे ने। हमरे बिड़ू, ये नहीं चलेगा। आप सब हमारे साथ हैं अब, ठीक है? तो वो रट्टा वाला काम छोड़ दीजिए, ध्यान देना शुरू कीजिए, ध्यान लगाइएगा बस। चलिएगा, क्या कहती है एक्टिविटी टू? चलो ये भी पढ़ लेते हैं आखिरकार, हम देखें इसका, हम इसे भी जरा सा देखें, हम ये हमसे क्या कह सकता है। कह रहा है हमने कुछ, यहाँ पे देखो, मेन काम यहाँ पे चल रहा है। हमने दो लाइंस ड्रॉ की। क्या की? दो लाइंस। लाइंस कैसे ड्रॉ की? एक ए एक्स लाइन ड्रॉ की और एक नीचे भी ए एक्स है, नहीं ऊपर ए वाई, हाँ, नीचे एक ए एक्स लाइन ड्रॉ की और ऊपर क्या की? एक ए वाई। लिखा हुआ है ड्रॉ एनी एंगल एक्स ए वाई, यानी हमने एक्स ए वाई नाम का क्या ड्रॉ किया? कोई एंगल, कोई भी एक एंगल ड्रॉ कर लिया। दो लाइंस के बीच में एक एंगल ही बनता है, ठीक है, अगर वो इंटरसेक्ट कर जाती है। एंड ऑन इट्स वन आर्म, उसके एक हाथ, एक भुजा, ये हाथ मुझे दे दे कातिया, है ठाकुर, हाँ ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। कातिया, कातिया तो दूसरी उसमें सनी देओल में था। चलो, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। मार्क किए कुछ पॉइंट्स, देख रहे हो, बेचारी एक आर्म है ए एक्स, पांच टुकड़े करने पर तुले हैं। दादा शर्म नहीं आ रही है, एक हाथ के कोई पांच टुकड़े करता है? देखो भाई, चलो कर रहा है तो करवा ले, कर देते हैं भाई। पांच टुकड़े कौन कौन से कर रहा है? पी क्यू डी आर बी, ये पांच टुकड़े हैं जो वो ए एक्स के कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कहता है एंड सच दैट ए पी पी क्यू क्यू डी डी आर आर बी, यानी सारे टुकड़े बराबर है। सारे टुकड़े क्या हैं? बराबर। अगर ये सारे टुकड़े बराबर हैं तो ये माना जा सकता है भाई, मैं सपोज कर लेता हूं हर एक टुकड़ा 1 सेंटीमीटर का है। हर एक टुकड़ा कितने सेंटीमीटर का है? 1 सेंटीमीटर का माना जा सकता है भाई, 1 सेंटीमीटर ईच, यानी हर टुकड़ा कितने सेंटीमीटर का मान लिया? सपोज 1 सेंटीमीटर का। अगर हर टुकड़ा 1 सेंटीमीटर का हुआ, आप ये समझ सकते हैं
कि आप उनकी साइड का रेशियो ले सकते हैं, बिल्कुल लिया जा सकता है। देखो जैसे क्वेश्चन ने किया है, नाउ थ्रू बी इंटरसेक्टिंग आर्म ए वाई एट सी, उसने कहा ए वाई पे भी दो पॉइंट ले लो, एक ई और एक सी। ई और सी पॉइंट ले लो, माफ कीजिएगा एक मिनट। हाँ, तो हमारी बातें चल रही थी, ठीक है, वापस से वहीं से। 1 सेंटीमीटर ईच का होता है, अगर 1 सेंटीमीटर ईच का पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा ई और सी दो पॉइंट उसने किस पे ले लिए, ए वाई पे। ए वाई पे दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ई और एक पॉइंट सी। इन्हीं दोनों पॉइंटों का रेशियो लिया। यहां देखो, उसने कहा ऑल्सो थ्रू द पॉइंट डी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्टेड ए सी एट ई, डू यू ऑब्जर्व दैट योर कंस्ट्रक्शन दैट ए डी और डी बी। यानी ये देखो, जो आपने ए डी लिया, ए से लेके डी तक, अपॉन डी बी, डी से बी तक, वो कितना आया, 3/2। तो 3/2 तो आएगा ही, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर ए से लेकर डी तक कितने पॉइंट आए, 3, और हर एक 1 सेंटीमीटर का था, तो ये 3 का हो गया। और डी से लेकर बी तक कितने पॉइंट आए, 2, हर एक 1 सेंटीमीटर का था, तो कितने का हो गया, 2 का। तो यही तो कह रहा है कि एडी वाला 3 का है, और बीडी कह लो या डीबी कह लो, वो वाला कितने का है, 2 का। तो एक 3 का हो गया, एक 2 का हो गया। उसने कहा मेजर AE एंड EC, व्हाट अबाउट AE एंड EC का ऑब्जर्व करो, AE और EC भी कितने आ रहे हैं, 3/2। ऊपर ऑब्जर्व किया गया कि जो D का पैरेलल E है वो भी 3 यूनिट का आ रहा है, और जो B का पैरेलल C है वो 2 यूनिट का आ रहा है। यानी ऊपर भी रेशो कितने का बन रहा है, 3:2 का, नीचे भी रेशो कितने का बन रहा है, 3:2 का। यानी देखा ये गया, जब उन्होंने उस आर्म को पैरेलल काटा, तो काटने के बाद देखा ये गया कि जो रेशो नीचे वाली साइड्स के बन रहे थे, वही रेशो कहां बन रहे थे, ऊपर वाली साइड्स में। यानी देखा ये गया, नोटिस ये किया गया कि अगर ऐसे करके आपका कोई ट्राइंगल है और उसको कोई पैरेलल लाइन काटती है, तो पैरेलल लाइन जब भी काटती है, देखो ये देखो, क्वेश्चन में कहा है कि ईडी भी पैरेलल है और सीबी भी पैरेलल है। तो जब भी ये पैरेलल लाइंस, पैरेलल को एरो से डिनोट करते हैं, जब भी ये पैरेलल लाइंस ए पी जी एल बी, तो जब भी ये पैरेलल लाइंस एक दूसरे को काटती हैं, तो जो रेशो एपी का होता है उसके साथ में जो रेशो पीजी का होता है, वही सेम रेशो होता है जब ए बी का लिया जाता है किसके साथ, बी एल के साथ। यही आपकी बीपीटी है। और ये बीपीटी आपकी ऐसे नहीं बनी, एक्टिविटी नंबर 2 करके देखी गई। देखा गया कि जब भी इक्वल लेंथ के हम पॉइंट्स लेते हैं, उनको फिर पैरेलल काट के देखते हैं, तो देखा ये गया, जो नीचे वाली आर्म है, जो नीचे वाली आर्म है और जो ऊपर वाली आर्म है, ये नीचे वाली आर्म है आपकी, ये ऊपर वाली आर्म है आपकी। देखा ये गया कि इनका जो रेशो था वो क्या रहा, सेम। हाँ, तो देखा ये गया, पता ये किया गया कि जो रेशो नीचे वाली साइड का बन रहा था, ए एक्स वाली का, वही रेशो किसका बन रहा था, ए वाई वाली साइड का। तो रेशो सेम होने की वजह से आपकी बीपीटी करती है कि जो साइड्स के रेशो होते हैं, ठीक है, जब पैरेलल लाइंस कट करती हैं, तो जो साइड के रेशो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। ये तब किया गया, ऐसे ही नहीं आपको सीधा जो बीपीटी पढ़ा दी जाती है, सीधा बीपीटी कहाँ से बन जाएगी भाई, कुछ तो रहा होगा ना, किसी ना किसी बेस पे तो बनी ही होगी। तो इस तरीके से बनी होती है आपकी, ठीक है। तो ये सारी बातें क्लियर, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, इसे क्लीन कर लेते हैं, इसे कट कर देते हैं जरा, आगे चलते हैं। तो कह दिया उसने, इट इज अ कोइंसिडेंस, नो, इट्स ड्यू टू द फॉलोइंग थ्योरम। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये किस वजह से है, थ्योरम। अब यहां दी हुई है आपकी थ्योरम 6.1। अगर आप थ्योरम 6.1 को देखें, फिर से वही बीपीटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये थ्योरम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इस साल के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। यानी कह सकते हो इसके आने के चांसेस ऑलमोस्ट 100% है। यानी इस साल बीपीटी तो पूछे जाने वाली है। तो चलो जरा एक बार समझते हैं बीपीटी क्या कहती है। वही कहानी, इफ अ लाइन is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides, the other two side divides in the same ratio। ठीक है, समझते हैं क्या कह रही है बीपीटी, इसको समझते हैं। एक बीपीटी करने का तरीका, ठीक है,
आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब हम आपको समझाते हैं कि बीपीटी है क्या। मान लो ये कोई ट्राइंगल है, मान लो ये क्या है, कोई ट्राइंगल। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, नाम ले लिया पी एल बी, बीच में से एक लाइन काट दे ए बी। क्वेश्चन ने कहा है ए बी पैरेलल है किसकी, एल जी की। तो देखो, एक तरीका तो आपको इसमें दिया हुआ है, इसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तरीका हम आपको सिखा रहे हैं बीपीटी करने का, शायद क्या पता आसान हो। और आसान चीजें किसको पसंद नहीं है भाई, है? तो जरा देखिए, जरा एक बात, आप बस इतना समझिएगा, जो हम आपको समझा रहे हैं, चीजें क्या समझाना चाहते हैं, बस उतना ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं कंस्ट्रक्शन से, या कह लो ये पैरेलल तो दे ही रखी थी, वो कंस्ट्रक्शन से अगर आप उससे करना चाहो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारी बातें जरा समझिए। आपको पता है कि ए बी पैरेलल थी, ए बी पैरेलल दी हुई है एल जी के। और अगर ए बी और एल जी आपस में पैरेलल दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ए बी और एल जी आपस में पैरेलल है, तो मैं कह सकता हूं कि जो ए एल है या फिर पूरी पी एल है, वो ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो कहा जा सकता है कि जो लाइन है ये कैसी है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो मैं कह सकता हूं ए एल इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ए एल ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ए एल ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। इसे मैं कह सकता हूं एंगल नंबर 1 और इसे एंगल नंबर 2। ट्रांसवर्सल लाइन में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल 2। अब अगर एंगल इक्वल है, तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल। अगर एंगल इक्वल है, तो उनकी अपोजिट साइड्स भी जनरली क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। एंगल 1 के सामने वाली बीपी बराबर हो जाएगी एंगल 2 के सामने ये पूरी बन रही है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, पीजी। क्या बनी हुई है, पूरी की पूरी पीजी। अब देखो, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 तो होता ही है, तो मल्टीप्लाई से इसे डिवाइड में लाया जा सकता है। ठीक है, मल्टीप्लाई से अगर इसे डिवाइड में लाएंगे, तो कह सकते हैं पीबी अपॉन पीजी का रेशो क्या है, 1 है। सिमिलरली इस बार मैं बीजी को ट्रांसवर्सल ले लेता हूं, क्योंकि ए बी और एल जी तो पैरेलल है ही है। भाई ए बी पैरेलल एल जी के तो है ही है। तो मैं क्या ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं कि भैया जो बीजी है वो ट्रांसवर्सल है। बीजी को क्या ले लिया मैंने, ट्रांसवर्सल। अगर बीजी को ट्रांसवर्सल ले लिया, तो इस बार मैंने इसे एंगल नंबर 3 मान लिया और इसे एंगल नंबर 4। और अगर ये ट्रांसवर्सल है, तो मैं कह सकता हूँ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल 3 और 4। एंगल 3 और 4 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होंगे ही होंगे। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं लाइन्स एंड एंगल्स में, वैसे चैप्टर 9th क्लास 9th में जो चैप्टर था। ठीक है, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो इनके आमने सामने वाली साइड्स भी इक्वल होंगी। तो यानी मैं कह सकता हूं कि पी ए जो होगी, वो बराबर होगी किसकी, पी ए पी एल की। पी ए किसके बराबर होगी, पी एल के। एंगल 3 के सामने बनी हुई है पी ए, और एंगल 4 के सामने क्या बनी हुई है, पी एल। अब मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होगा, 1 तो होगा ही होगा, नीचे ले आओ। पी ए अपॉन पी एल किसके बराबर, 1 के। तो देखो, अगर इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड माने, ये तो भाई भाई वाली कहानी हो गई। अगर ये 1 के बराबर, 1 इसके बराबर, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। भाई मैं आपका भाई, आपका कोई और भाई, तो हम तीनों ही भाई हुए, तो मैं भी तो उसका भाई हुआ जो आपका था। ठीक, तो ये तो भाई भाई वाली कहानी आ गई। ठीक है, तो अगर भाई भाई वाली कहानी आती है, तो आप कह सकते हैं कि दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये लिखा जा सकता है फर्स्ट और सेकंड से, कि पी बी अपॉन पी जी बराबर हो जाएगा पी ए अपॉन पी एल के। यानी एक चीज याद रखना, सिंपल, एक क्या बताना चाहता हूं, कि आधे का रेशो पूरे के साथ, और इधर आधे का रेशो पूरे के साथ भी इक्वल होता है। बीपीटी कहती है आधे आधे, आधे आधे तो इक्वल होते ही होते हैं, लेकिन ये भी याद रखना, आधे का रेशो पूरे के साथ और इस आधे का इस पूरे के साथ भी इक्वल होता है। अब क्योंकि यहां देखो, हमारे पास तो पूरी आ रही है पीजी, हमें पूरी पीजी नहीं चाहिए, बीपीटी के लिए हमें क्या चाहिए, बीजी। तो बीजी लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड्स।
दोनों साइड से क्या घटा दो, 1। तो अगर आप 1 माइनस करोगे तो पी बी अपॉन पी जी -1 और पी ए अपॉन पी एल -1। दोनों तरफ आप एलसीएम ले सकते हैं। अगर आप दोनों तरफ एलसीएम लेंगे, यहाँ पे भी आप एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पे भी। तो अगर आप दोनों तरफ एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेके कुछ कंडीशन ऐसे आ जाएगी, पी बी माइनस पी जी, पी बी माइनस पी जी अपॉन क्या कहा जा सकता है, पी जी। ठीक है। और एक काम आप कर सकते हैं वैसे, ठीक है, सिंपल ऐसे थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा चली जाएगी। इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसे रेसिप्रोकल कर लो। इसे पहले क्या कर लो, रेसिप्रोकल। यानी रेसिप्रोकल के साथ साथ 1 घटाओ, बोथ साइड्स, एंड रेसिप्रोकल। क्या कर लो साथ में, रेसिप्रोकल। यानी रेसिप्रोकल करके क्या घटा लो, 1। तो रेसिप्रोकल घटा करके घटाएंगे तो ऊपर पीजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऊपर, पीजी अपॉन पीबी -1। रेसिप्रोकल होगा तो ऊपर पी एल अपॉन पी ए -1। दोनों तरफ आप एलसीएम ले सकते हैं, पीजी माइनस पीबी अपॉन पीबी, और ये बराबर हो जाएगा पी एल माइनस पी ए अपॉन पी ए। अब देखो, अगर पूरी साइड पीजी, अगर इस पूरी साइड पीजी में से, ठीक है, इस पूरी साइड पीजी में से हम घटा दे पीबी, ये वाला आधा हिस्सा घटा दे, ये वाला आधा हिस्सा घटा दे, तो ये नीचे का हिस्सा ही तो बच जाएगा। यानी अगर इस पूरे में से हम इतने हिस्से को निकाल दे तो ये नीचे वाला हिस्सा बचेगा। तो जब पीजी में से हमने वो निकाला होगा तो हमारा क्या बचा होगा, पी बीजी, बीजी, और नीचे क्या बचा हुआ है, पीबी इक्वल्स टू पीएल में से जब पीए हटाएंगे तो वो क्या बचेगा, एएल, और नीचे क्या बचा हुआ है, पीए। हेंस प्रूफ। यानी कहा जा सकता है इस आधे का रेशो इस आधे के साथ बराबर होता है इस आधे का रेशो इस आधे के साथ। यानी बीपीटी में ये आपको क्लियर किया जाता है, ठीक है, जो हमने एक्टिविटी में पढ़ा था वही क्लियर किया जाता है कि आपकी कोई ट्राइंगल की साइड से और वो कुछ पैरेलल है, मतलब दो साइड आपस में पैरेलल है, तो ट्राइंगल के इसका रेशो इसके साथ हमेशा इक्वल होता है इसका रेशो इसके साथ। यानी ट्राइंगल की साइड्स का रेशो हमेशा क्या होता है, इक्वल। और इसी को आप क्या पढ़ते हैं, बीपीटी। ये लिखा हुआ देखो, ये रही एडी का रेशो, ये जो पूरी साइड एडी है, एक सेकंड सॉरी, माफ कीजिएगा, ये रही एडी का रेशो, ये आधे का रेशो बीडी के साथ, नीचे वाले आधे के साथ इक्वल होता है इस आधे का रेशो नीचे वाले आधे के साथ। यही तो हमने पढ़ा कि अगर लाइन पैरेलल हो जाती है, ऊपर वाले आधे का और नीचे वाली आधी साइड्स का रेशो बराबर होता है दूसरी साइड जो बनने वाली दोनों आधी साइड्स है। तो ये रेशोज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और इसी को हम क्या कहते हैं, बीपीटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे करना चाहें आपको ऐसे भी सिखा दिया जाएगा, ठीक है, वरना आप ऐसे कर सकते हैं। इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर आप समझेंगे तो वो हो सकता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और कुछ नई बातें डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, खुश रहिए, मजे में रहिए, चलते हैं।